हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का, खास करके जो भारतीय भवन प्रकाशन है उनके अध्याय नंबर 5, जिनका नाम है नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष। आज हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो प्रकाशित किया, जिनमें नाजीवाद के उदय से लेकर उनके अस्त तक की कहानी को विस्तार से समझा कि हिटलर कैसे जर्मनी का तानाशाह बन बैठा, उसने क्या क्या सुधार किया और कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में लाकर के जर्मनी को खड़ा कर दिया, जिसके कारण जर्मनी की पुनः बर्बादी हुई। यानी उसने उत्कर्ष तो किया ही, साथ साथ बर्बादी के केंद्र पर भी लाया। इसके बारे में विस्तार से उदय और अस्त की कहानी हमने समझा था। अच्छा, कहानी ये हुई थी कि जो हिटलर हैं, जो सामने तस्वीरें बनी हुई हैं उनकी, तो ये ऑस्ट्रिया के बरौना के रहने वाले थे, लेकिन बचपन से ही बड़ा आक्रामक जोशीले व्यक्ति थे और इनमें एक अलग संगठन बनाने की क्षमता थी। वह जहाँ पर खड़े हो जाते भाषण देने के लिए ना, लोगों की भीड़ जुड़ जाया करती थी। और इतनी भीड़ें, नाम मत लीजिए यार, कि लोग उसकी बातों से मुग्ध हो जाता था। लगता था कि ये झूठ भी बोलता था ना, इतनी बारीकी से, इतनी सच्चाई से कि लोग समझते थे कि सही बोल रहा है, झूठ भी सही बोलता था, ऐसा बोलता। और लोग उस पर विश्वास करने लगे, ट्रस्ट करने लगे। पूरी जर्मनी उस समय ऐसा माहौल था कि सब लोगों को विश्वास को जीत लिया इसने, और वहाँ का कुछ ही दिनों में तानाशाह बन बैठा। और इसके बाद तो क्या क्या हुआ, वो कहानी तो आप सीखे होंगे, देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो वाली वीडियो देखिए, तब हम लोग यहाँ से देखेंगे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। अच्छा, देख लिए तो आ जाइए अति लघुत्तरीय पर। देखिए क्वेश्चन एक क्या कहता है, जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किसे कहा गया। तो हम लोग पढ़े थे कि कहानी क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना हो जाती है और उनके जो राजा थे, वो राजा क्या करते हैं, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं। अब जब हिटलर का उदय होता है तो वो कहता है कि ये जो वेमर गणतंत्र के जो लोग हैं, इसके जो नेता हैं, वह हमारे देश के लिए एक आतंकवादी के समान है। सही से बैठिए, हमारे देश के आतंकवादी के समान है, अर्थात इन्हें क्रिमिनल्स कहा गया। घटना नवंबर की थी, नवंबर में हस्ताक्षर किया गया था, इसलिए नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना गया। फिर समझते हैं, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई तो जो जर्मनी देश है, वहां के जो राजा थे वो भाग करके हॉलैंड चले गए। वहां पर वेमर गणतंत्र, जो प्रजातांत्रिक शासन थी, उसकी स्थापना हुई। मित्र राष्ट्रों ने इसके साथ वर्साई की संधि की। ये नवंबर महीना का दिन था, तो नवंबर महीना में वेमर गणतंत्रों ने जाकर वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो हिटलर का जब उदय हुआ, तो इन राजाओं को, जो वेमर गणतंत्र के नेता थे, उसको कहा गया नवंबर क्रिमिनल्स। महीना था नवंबर का और वो जर्मनी के लिए अपमानजनक संधि थी, इसलिए उसको नाम रखा गया क्रिमिनल्स। क्रिमिनल माने अपराधी, क्रिमिनल्स माने। अब आपसे कोई पूछे कि जर्मनी नवंबर क्रिमिनल्स किसके कहा गया, तो याद रखेंगे गणतंत्र के जो समर्थक थे, यानी वेमर गणतंत्र के नेता और उसके लोगों को कहा गया नवंबर क्रिमिनल्स। अब आगे, नाजी पार्टी का दूसरा नाम क्या था। नाजी पार्टी तो शॉर्टकट नाम था, लेकिन इसका पूरा नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। जब हिटलर अस्पताल में इलाज करा रहा, उसे पता चला कि वर्साई की संधि इस तरह की अपमानजनक संधि है हमारे देश के लिए, उसने राजनीति में प्रवेश करने का फैसला लिया। जब इलाज करके वो ठीक हुआ, बाहर आया, तो सबसे पहले जर्मनी में एक पार्टी थी जिनका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। उस पार्टी में वह भाग ले लेता है। धीरे 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 अपनी ज्ञान बुद्धि से वह उसका नेता बन जाता है। आपने पढ़ा था। और नेता जैसे बनता है तो उस पार्टी का नाम ही चेंज कर देता है कि पुरनका पार्टी का नाम नहीं रहेगा, अब नया नाम चलेगा। और नाम रखा उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसको शॉर्टकट में कहते हैं हम लोग नाजी पार्टी। ठीक है, नाजी पार्टी का दूसरा नाम हो गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। आगे, नाजी पार्टी के झंडा पर किसका चिन्ह बना हुआ था, तो याद रखेंगे जब हिटलर का उदय हुआ ना, तो हिटलर ने क्या किया, नाजी पार्टी तो अपनी पार्टी थी, उसकी प्रसिद्धि के लिए, उसको प्रचार प्रसार के लिए
कि भाई इसका एक प्रतीक होना चाहिए, वो चिन्ह होना चाहिए, ताकि लोग अपने घरों पर, अपने जगहों पर वो झंडा लेकर के चलेगा तो उसको पता चलेगा कि नाजी पार्टी का लोग है ना। जैसे अभी कमल फूल छाप अपने यहाँ है, जैसे हाथ छाप है, ये पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, भाजपा है, तो ऐसी पार्टी का एक चिन्ह होता है। तो उस चिन्ह को बनाने के लिए, ताकि उसकी प्रचार प्रसार ज़्यादा हो, इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हिटलर ने एक झंडा तैयार किया। उसका रंग था लाल रंग का, वो सीधा पट्टी थी और लाल रंग की सीधी पट्टी पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ। झंडा पर किसका चिन्ह था? स्वास्तिक का। याद रखेंगे, झंडा पर किसका चिन्ह? आगे, जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता किस संधि के द्वारा मिली? देखिए, जब 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई तब उस समय राष्ट्रसंघ का सदस्य जर्मनी नहीं था, लेकिन जब वहां पर बेमन गणतंत्र की स्थापना हुई, सब संधि के अनुसार चल रहा था, वर्साई की संधि के अनुसार चल रहा था, तो वहां के राजा ने एक संधि की जिसका नाम था लोकार्नो की संधि 1925 में। लोकार्नो की संधि 1925 में हुई, जिसके बाद जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल गई। यानी राष्ट्रसंघ की सदस्यता किससे मिली? तो लोकार्नो की संधि 1925 में। बाद में 1933 में वो हट भी गया था उसमें। हिटलर जब वहाँ का तानाशाह बना तो वहाँ पर जेनेवा समझौता हो रहा था, जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन, जिसके बाद वह वहाँ से अपनी सदस्य को वापस ले लिया और सदस्यता को त्याग दिया कि भाई हम नहीं रहेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रसंघ की सदस्यता किस संधि द्वारा? तो 1925 के लोकार्नो संधि द्वारा, 1925 के लोकार्नो संधि द्वारा। अब आगे, हिटलर को चांसलर किसने नियुक्त किया? हिटलर को चांसलर ने हिडेनबर्ग राजा थे, उन्होंने किया था। कहानी हम लोग पढ़े थे कि हिटलर पहले नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नेता बना, उसके बाद उसने विचार किया कि यहाँ के राजे को हटा देते हैं। चुनाव में भाग लिया, बेचारे हार गए तो राजा इसको क्या कर दिया? जेल में रख दिया। और जेल से निकलने के बाद उन्होंने पहली किताब प्रकाशित की जिनका नाम रखा मैन कैंप, मेरा संघर्ष का पहला भाग। इसके बाद वह हतोत्साहित नहीं हुआ, फिर भी वह अपना काम में जुट गया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और उसकी पार्टी की प्रसिद्धि हुई, सारे लोग समर्थक दे रहे थे। 1933 में चुनाव हुई, उनका विचार था कि इस बार हम जरूर जीतेंगे, फिर वो चुनाव में भाग लेता है, लेकिन फिर भी हार जाता है। कहानी क्या होती है? हिडेनबर्ग राजा थे, उसको ना कुछ जाके धमकी देता हो। हिडेनबर्ग खुद इसको बुला करके और इसको कहता है कि रे भाई तू प्रधानमंत्री बन जाओ, चांसलर का पद इसको दे देता है। किसको? हिडेनबर्ग। किसको? हिटलर। कब? 30 जनवरी 1933 को, ठीक है। आपसे पूछा जाए हिटलर को चांसलर किसने नियुक्त किया? हिडेनबर्ग। 30 जनवरी 1933 को चुनाव के बाद हिटलर को वहां का चांसलर नियुक्त कर दिया, यानी प्रधानमंत्री, ठीक है। आपसे कोई पूछे हिटलर को चांसलर यानी प्रधानमंत्री किसने बनाया? हिडेनबर्ग। कब बनाया? 30 जनवरी 1933। अगला, जनरल फ्रैंको कहाँ का शासक था? तो याद रखेंगे स्पेन का। बस सीधे पूछ रहा है कहाँ का शासक है? स्पेन का। आगे, कॉमर्टियन विरोधी समझौता में कौन कौन देश सम्मिलित थे? याद रखेंगे, कॉमर्टियन विरोधी समझौता जो हुई थी 1936 में जर्मनी और जापान ने साम्यवाद के विरोध में एक संधि की जिसका नाम रखा गया कॉमर्टियन समझौता। याद रखेंगे कौन कौन? तो जर्मनी और जापान। हाँ, बाद में उसी में शामिल हो गया था इटली, लेकिन सबसे पहले वहां पर 1936 में जो कॉमर्टियन का मतलब साम्यवाद के विरोध में जो सम्मेलन हुआ, तो उसमें कौन कौन शामिल थे? तो दो, जर्मनी और जापान। किसी को दिक्कत? तो ये छोटे छोटे ड्राइंग हैं, समझ ही रहे हैं। इसका मतलब कुल 7 क्वेश्चन थे, अति लघुत्तरीय। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा हो, लाइक करिए, कमेंट करिए, विशेष शेयर करिए। साथ ही साथ हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।